Starting with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Being Accountant platform. मोहम्मद अली है, your course facilitator. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 5. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइम कॉस्ट के बारे में, कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में और पीरियड कॉस्ट के बारे में. एट द एंड हम इन सारों को कंबाइन कर रहे होंगे और हम बना रहे होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में ये सवाल लाजमी आता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना के दें. जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये बना पाएंगे. स्टार्ट करते हैं प्राइम कॉस्ट से. ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ कि आप कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है मशीन क्लासीफाई होती है. सबसे पहले आपकी आती है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में आपका डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. जब हम बात करें कन्वर्जन की तो आपके डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है पार्ट है कन्वर्जन कॉस्ट के. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपका इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आता है. तो यहाँ पे चार चीज़ें हमें ये गिवन हैं जो कैलकुलेट करनी है. अब पहले तो ये समझ लें कि ये जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट में कौन से दो एलिमेंट आ रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और पीरियड कॉस्ट में कौन से एलिमेंट. तो प्राइम कॉस्ट से क्या मतलब है? प्राइम कॉस्ट से मतलब है जो आपकी प्राइमरी कॉस्ट है या जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये दो चीज़ें मिलकर आपकी प्राइम कॉस्ट करते हैं. और कन्वर्जन कॉस्ट से क्या मतलब है? जब आप वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं चीज़ें तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती है? आपकी डायरेक्ट लेबर आ रहा होता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से क्या मतलब है? आपका इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर. अब आपके पास है प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट से मतलब है ये चारों चीज़ें आपके पास आ गई. यहाँ पे आपको तीन नजर आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में दो चीज़ें होती हैं, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर. ये चार चीज़ें मिल रही हैं, जब आपस में जमा होंगी प्लस होंगी तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी. और एट द एंड आपके पास है पीरियड कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है जो आप इनकम स्टेटमेंट में दिखा रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो इन चार कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये आज हम सीखेंगे. क्वेश्चन आपको गिवन होगा और क्वेश्चन में से फिर आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी होगी. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूला के बेस पे हम सारा आगे वर्क कर रहे हैं. So here we go question. ABC manufacturing company produces radio for cars. The following cost information is available for the period ended as on December 31st, 2015. Materials put into production 1,20,000, of which 80,000 was for direct materials. Factory labor cost for the period was 90,000, of which 25,000 for indirect labor. Factory overhead cost for utilities were 40,000. Selling and general administrative expense were 60,000. तो क्वेश्चन आपको गिवन है और यहाँ से आपने मालूम करनी है कि इसमें प्राइम कॉस्ट कौन सी निकलेगी, कौन सी दो ऐसी चीज़ें जो प्राइम कॉस्ट में आ रही हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में आ रही हैं, वो उससे जो है प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी है इसमें, पीरियड कॉस्ट कौन सी है. सो जैसे कि हमने कहा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है हमारी, हमारे पास डायरेक्ट मटीरियल होता है और डायरेक्ट लेबर होता है. तो पहले आपने ये मालूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. कुछ ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट मालूम हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने खुद से मालूम करने होते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूँ कि मटेरियल पुट इनटू प्रोडक्शन 1,20,000 ऑफ विच 80,000 वाज फॉर डायरेक्ट मटेरियल. आपको कह रहे हैं कि जो मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में वो 1,20,000 रुपये का हुआ है, जिसमें से 80,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल था. आप देखें अगर आप 1,20,000 में से 80,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपके पास 40,000 आंसर आएगा. अगर 80,000 का डायरेक्ट था तो इसका मतलब है 40,000 का क्या था, इनडायरेक्ट था. सेम पे जब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री लेबर की, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है लेबर, हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कहते हैं. अब 90,000 जो है वो टोटल है
उसमें से 25,000 जो है इनडायरेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लिया यहाँ पे। पहले एक स्टेटमेंट क्या थी, उसमें बताया गया था डायरेक्ट मटेरियल का, और आपको इनडायरेक्ट मटेरियल वहाँ से मालूम करना था। 120 में से जब हमने 80 माइनस की तो आपको पता लगा 40,000 इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब वो कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट में 90,000 टोटल जो है आपकी लेबर कॉस्ट है, जिसमें से 25,000 इनडायरेक्ट है। अगर जब आप 90,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 65,000, जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है। तो 65 में 5 ऐड करेंगे 70 और 20 90 हो जाएगा। तो 25,000 फॉर इनडायरेक्ट, तो 65 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे 40,000 गिवन है, और सेलिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है मुझे 6,000 है। तो आपका जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और ये जो आपकी यूटिलिटीज है, ये तीसरी चीज है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। ये सारी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मालूम करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट है। इसके बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखते हैं आगे। ये मैंने यहाँ पे इसको अलग से रखा हुआ है कि जो आपकी मटेरियल कॉस्ट है वो किस तरीके से आपकी बन रही है। 1,20,000 हमने कहा कि डायरेक्ट मटेरियल 80,000 है और इनडायरेक्ट मटेरियल 40,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देंगे 120। फैक्ट्री लेबर कास्ट जो गिवन थी 90,000, अब उसमें डायरेक्ट लेबर थी 65,000 और इनडायरेक्ट लेबर थी 25,000। अब फैक्ट्री ओवर कॉस्ट जो थी वो थी 40,000, लेकिन यहाँ पे आपने दूसरी भी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे वहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट को या प्रोडक्ट कॉस्ट को, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे कैलकुलेशन में डालनी है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है 40,000, इनडायरेक्ट लेबर भी गिवन है 25,000, और पीरियड कॉस्ट कितनी है 60,000। पीरियड कॉस्ट हमें कहाँ से पता चल रही है, ये यहाँ पे लिखे ही है 60,000, दैट इज जनरल सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जो सेलिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है वो आपकी, तो ये सारी कॉस्ट यहाँ पे ब्रेक करके लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ये कॉस्ट किस तरीके से हम मालूम करते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 80 प्लस 65,000, आपको सेकेंड लाइन में नजर आ रहा है 65 प्लस 25 प्लस 40, और फिर आपको थर्ड लाइन में नजर आ रहा होगा 80 प्लस 65 प्लस 65। तो ये सारी कॉस्ट आगे कैलकुलेट हो रही है इस जैसे से लिखी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने कहा कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 80,000 और डायरेक्ट लेबर कितनी है 65,000। ये हम पीछे मालूम करके आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इज 80,000 और डायरेक्ट लेबर इज 65,000। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। ये जब आप प्राइम कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो ये देखें, हमारे पास टोटल प्राइम कॉस्ट आ रही है 1,45,000। दैट इज आर द फर्स्ट आंसर अबाउट प्राइम कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट में आपके पास आता है डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी हम देखा कि 65,000 था। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो है 1,05,000। 1,05,000 क्यों है 1,05,000? इस वजह से है कि आपके पास जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो 40,000 है, और आपकी यूटिलिटीज है वो 40,000 है, तो ये हो रहे हैं 80,000। तो जो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है वो है 25,000। जब आप इन सारों को प्लस करेंगे तीनों को, तो वो हो जाएगा 1,05,000। कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें सामने आपके आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल 40,000 एंड इनडायरेक्ट लेबर 25,000, और फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 40,000। तो इनडायरेक्ट मटेरियल 40, यूटिलिटीज 40 हो गए 80, और इनडायरेक्ट लेबर आपकी 25, तो ये आपके कितने हो गए 1,05,000 हो गए। ये यहाँ पे गिवन है। डायरेक्ट लेबर में हम ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, तो आपके पास आएगी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट जो हो रही है 1,70,000। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, तो उसमें आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और आपकी यूटिलिटीज़ भी हैं जो वो भी किसमें आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ रही है।
क्योंकि आपकी जो बिजली वहाँ पे खर्च हो रही है आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी एक प्रोडक्ट पे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने कहा कि तीन चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इन तीन चीज़ों में आपको जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है, उसमें आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और यूटिलिटीज़ भी आ रही है। सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी 80,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी 65,000। अब हमने इसमें ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल 40,000, इनडायरेक्ट लेबर 25,000 और यूटिलिटीज़ 40,000। तो 1,05,000 रुपये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें हमारी 80,000 मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर हमारी 65,000 है। तो 1,05,000 में जब आप ऐड करेंगे 65 को तो आपके पास आंसर आएगा 1,70,000। 1,70,000 में जब आप ऐड करेंगे 80,000 को तो आपके पास जवाब आएगा 2,50,000। सो दिस इज अबाउट योर प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में आपने क्या क्या ऐड किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। And we have a period cost, and period cost is 60,000, which is already defined, जो 60,000 थे क्वेश्चन में गिवन था। ये हम पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सेलिंग एट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बस 60,000 और ये आपका कहाँ आ रहा है, पीरियड कॉस्ट में आ रहा है। तो ये था आपका वे कैलकुलेट करने का, आप किस तरीके से प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर आपको ये फार्मूलाज आ गए और कैलकुलेट करना आ गया तो आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा गिवन है जिसमें से आपने बनाई है इनकम स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं आपके पास सेल्स है 14,50,000 रुपए की और इन्वेंट्री जो है आपके पास जनवरी 1 पे वो है 2,40,000। फिर आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल 9,50,000 और आपके पास एंडिंग जो इन्वेंट्री है वो है 1,70,000। सेलिंग एक्सपेंस है आपके पास 2,10,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 1,80,000। तो यहाँ पे जस्ट आपको वन थिंग इज गिवन, दैट इज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो आपकी कहाँ आती है, पीरियड में आती है, राइट। अब आपने इसमें से बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगी इनकम स्टेटमेंट। पहले तो आपने इन्वेंट्री को काउंट करना होगा कि कितनी यूज हुई है। कैसे करते हैं इन्वेंट्री को, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या थी, उसमें हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया, तो हमारे पास आती है अवेलेबल रॉ मटेरियल। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एंडिंग में कितना रह गया है, तो जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कितनी जो है हमारा रॉ मटेरियल यूज हो चुका है। तो वी हैव सेल्स 14,50,000, बिगिनिंग इन्वेंट्री है 2,40,000 रुपए की, परचेज हमने इसमें ऐड किया 9,50,000, तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गए 11,90,000 रुपए के। इसमें से जब हमने एंडिंग इन्वेंट्री को लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 10,20,000, मीन्स दिस इज द इन्वेंट्री विच वी हैव यूज्ड। अब 11,90,000 रुपये में से अगर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 1,17,000 रुपये की है तो इसका मतलब है 10,20,000 रुपये की हमने यूज किया। अच्छा जी, तो 14,50,000 रुपये में से जब हम माइनस करेंगे 10,20,000 रुपये को तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 4,30,000 रुपये। अब ये जो आप ब्रैकेट में वैल्यूज देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये इसमें से माइनस हो रही है, जब भी आप अकाउंटिंग में नेगेटिव वैल्यू को जाहिर करते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं उसको आप। अच्छा जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे एक वर्ड हुआ है यूज। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से आपको अभी ऑपरेशनल एक्सपेंस कवर करने बाकी है। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 4,30,000 रुपये का, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, दोनों को हमने प्लस किया 2,10,000 में प्लस करें 1,80,000 तो हो रहे 3,90,000। 4,30,000 रुपये में से माइनस किए 3,90,000 रुपये तो आपके पास आगे 40,000 रुपये, दैट इज योर नेट इनकम। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर यूज हुआ है, कौन सा, इन्वेंट्री का, राइट। अब इसमें फर्दर प्रोसेस कैसे होगा देख लेते हैं। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया है, सेल में से माइनस किए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया, बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दिया परचेज को तो आ गया अवेलेबल, इसमें से आपने माइनस की लेस एंडिंग इन्वेंट्री तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपने बेची है उनकी कीमत। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से आपने माइनस की पीरियड कॉस्ट, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहे हैं, तो आपके पास नेट इनकम आ गई। अच्छा जी, सो नाउ वी हैव अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। ये आपके पास अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि ये डेटा है और इसमें से आपने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बना के देनी है। तो आपके पास रॉ मटेरियल गिवन है बिगिनिंग में 60,000, आपने परचेज किया 6,90,000 का, और आपके पास एंडिंग रॉ मटेरियल है 45,000। उसके बाद आपके पास गिवन है डायरेक्ट लेबर 1,35,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है 3,70,000, और बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी गिवन है 1,20,000, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है 1,30,000। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपके पास रॉ मटेरियल भी है और वर्क इन प्रोसेस है। अभी भी जो थर्ड है पॉइंट है फिनिश गुड का, वो मिसिंग है इसमें से, वो हमारे पास अगले सेक्शन में है। ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से होगा। पहले आप रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डायरेक्टली गिवन है, आपसे कहा नहीं गया है कि आप कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में समटाइम ऐसे होता है कि वो कैलकुलेट भी करना होता है आपको। अच्छा जी, सो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास बिगिनिंग रॉ मटेरियल जो था वो था 60,000 का, फिर हमने परचेज किया रॉ मटेरियल 6,90,000 रुपये का। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ये हो गया 7,50,000 रुपये का। जब इसमें से हमने एंडिंग रॉ मटेरियल को लेस किया जो था 45,000, क्वेश्चन में गिवन है, एंडिंग रॉ मटेरियल 45,000। तो जब हमने इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास आया रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन 7,05,000 का। अब डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। 7,05,000 में ऐड कर दें 1,35,000, और उसमें ऐड करें 3,70,000, तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी 12,10,000 रुपये। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपने ऐड करना होगा बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस को, जो है 1,20,000, और cost of goods in process during period is 13,30,000, ending work in process inventory is 1,30,000। ये भी ऑलरेडी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे beginning work in process is 1,20,000, ending work in process is 1,30,000। तो 12,10,000 रुपये जो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसमें जब आपने ऐड किया ऐड बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी विच इज 1,20,000, तो 12,10,000 में 1,30,000 ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 13,30,000। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास अवेलेबल है या कास्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग पीरियड है। अब जब इसमें से आप लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो 1,30,000 गिवन है क्वेश्चन में, तो आपके पास आगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है 12,00,000। जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। इसमें से जो आपके पास आंसर आ रहा है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का, वो आ रहा है 12,00,000 रुपये। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें गिवन है आपके पास, रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, और फिनिश गुड्स इन्वेंटरी भी है। तो बिगिनिंग रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास 60,000, रॉ मटेरियल परचेज किया 6,90,000 का। सेम एग्जांपल है जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू किया गया है। डायरेक्ट लेबर अगेन 135,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 370, beginning work in process 120, ending work in process inventory is 1,30,000, finished goods beginning 1,50,000, finished goods ending is 1,00,000। अब ये दो चीज़ें जो इसमें ऐड हो रही है, देखें किस तरीके से। अगेन आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल में ऐड करना है परचेज रॉ मटेरियल को, तो आपके पास आएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल। उसमें जब आप एंडिंग को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज प्रोडक्शन। अब ये आप बात याद रखें, जब आपके पास रॉ मटेरियल प्रोडक्शन आता है तो आपने उसमें डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करना होता है, तब आपके पास जाके आती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर आपने इसमें ऐड करना है बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस को, जैसे हमने लास्ट वाले स्टेप में किया, तो आपके पास आया कास्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग पीरियड इज 13,30,000। इसमें से जब हम माइनस कर रहे हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी विच इज 1,30,000, तो आपके पास आ रही है गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 12,00,000, 12,00,000 रुपए। अब ये था आपका जो लास्ट स्टेप था। अब इसमें दो चीज़ें ऐड हो रही है, एक तो आपने इसमें ऐड करना है बिगिनिंग फिनिश गुड्स को
जो है 1,50,000, 12 लाख में 1,50,000 को ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 13,50,000। जब इसमें से आप माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स जो 1 लाख रुपए हैं तो आपके पास जवाब आ रहा है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12,50,000 रुपए। तो दैट इज द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपने रॉ मटेरियल को भी कैलकुलेट किया, वर्क इन प्रोसेस को भी कैलकुलेट किया और फिनिश गुड्स को भी कैलकुलेट किया। अब एट द एंड आपको कह रहे हैं कि आप इसमें से इनकम स्टेटमेंट बना के दें। तो आपको रेवेन्यू गिवन है 32 लाख रुपए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने मालूम की 12,50,000 रुपए। जब हमने इसमें से ये माइनस की तो हमारे पास आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट 19,50,000 रुपए। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 30,000। जब इसमें से आप ये लेस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 19,20,000 रुपए। इट इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। उसके बाद फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से कास्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट का स्टेटमेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।